हेलो क्लास, कक्षा 12वीं के रसायन विज्ञान विषय में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे वर्नर का उपसंयोजी यौगिकों का सिद्धांत। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये किस में आता है उसको देख रहे हैं। टॉपिक है आपका उपसंयोजी यौगिक में आबंधन। जो आपका संकुल बना है ना, अलग अलग संकुल के बारे में हमने देखा यहाँ पे। तो जो संकुल है उसमें किस तरीके से बंध बनता है उसको बारे में देखेंगे। उपसंयोजी यौगिक में बंधन को स्पष्ट करने के लिए समय समय पर वैज्ञानिक ने निम्नलिखित सिद्धांत का प्रतिपादन किया है, जिसमें से पहला है आपका वर्नर का उपसंयोजी यौगिक का सिद्धांत। जैसे कि मान लेते हैं आपका कोई उपसंयोजी संकुल है K2ZnOH4 है ना। तो यहाँ पे ये है आपका, तो ये है कि इसमें किस तरीके से आप बंध बना है। ये एक तरीके से संकुल है, ये एक प्रकार का। इसमें किस तरीके से कौन कौन बंध है, किस तरह का से इनका स्ट्रक्चर बना है, इसको जानने के लिए यहाँ पे अलग अलग सिद्धांत दिए गए हैं। जिसमें से पहला आपका वर्नर का सिद्धांत, इसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो वर्नर सिद्धांत किसके लिए दिया गया है? इन संकुलों में किस तरीके से बंध बनता है उनको समझाने के लिए। इसी तरह से और संकुल हो सकता है। संकुल मतलब इस तरीके से जो बना होता है उपसंयोजी यौगिक। ठीक, तो देखते हैं वर्नर का उपसंयोजी यौगिक का सिद्धांत क्या है। अल्फ्रेड वर्नर ने सन 1893 में उपसंयोजी यौगिक में आबंध को स्पष्ट करने के लिए वर्नर का सिद्धांत दिया, जिसके लिए सन 1913 में उन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया था। ठीक, किसके लिए दिया गया था? आबंध किस तरीके से बनता है। जो उपसंयोजी यौगिक है, जो संकुल है, उसमें आबंध किस तरीके से बनता है उसको समझाने के लिए अल्फ्रेड वर्नर ने 1893 में उपसंयोजी उपसंयोजी यौगिक के लिए जो सिद्धांत प्रतिपादित किया था उसे कहते हैं वर्नर का उपसंयोजी यौगिक का सिद्धांत। इसमें पहला है आपका वर्नर के सिद्धांत के मुख्य बिंदु हैं। पहला है उसमें जटिल या उपसंयोजी यौगिक में केंद्रीय धातु परमाणु दो प्रकार की संयोजकताएं प्रदर्शित करता है। जटिल या उपसंयोजी यौगिक में जो आपका सेंट्रल एटम है, केंद्रीय धातु आयन है, वो दो प्रकार की संयोजकता प्रदर्शित करता है। पहला है प्राथमिक संयोजकता या फिर आयनिक संयोजकता, और दूसरा है द्वितीयक संयोजकता या फिर अनआयनिक संयोजकता। दूसरा कौन सी है? द्वितीयक या फिर अनआयनिक संयोजकता। तो पहला पॉइंट में क्या बताया गया है उसको देखते हैं। जैसे कि आपका संकुल है CONH3 और क्या है? Cl3। तो ये बताया गया है, ये उदाहरण में लिए हैं ना हम लोग, ये उदाहरण है। तो ये बताया गया है कि जो आपका केंद्रीय धातु आयन है, तो इसमें से कौन है? ये है। ये क्या है? आपका केंद्रीय धातु आयन। तो जो आपका केंद्रीय धातु आयन होगा वो दो प्रकार की संयोजकता दर्शाएगा। तो पहला कौन सी संयोजकता है? तो यहाँ पे पहला जो है आपकी प्राथमिक संयोजकता। पहली संयोजकता का नाम क्या है? प्राथमिक, जिसे हम लोग आयनिक संयोजकता भी कहेंगे। और दूसरी कौन सी संयोजकता है? द्वितीयक संयोजकता, जिसे अनआयनिक संयोजकता भी कहेंगे। सबसे पहले पॉइंट में क्या बताया गया है? जो आपका उपसंयोजी यौगिक होगा उसमें जो केंद्रीय धातु परमाणु होता है वो दो प्रकार की संयोजकता दर्शाता है। पहला है प्राथमिक संयोजकता और दूसरा कौन सी है? द्वितीयक संयोजकता। प्राथमिक संयोजकता को हम लोग आयनिक संयोजकता भी कहते हैं, और जो द्वितीयक संयोजकता होती है उसको अनआयनिक संयोजकता भी कहते हैं। ठीक, तो ये तो था पहला पॉइंट जिसमें हमने देखा केंद्रीय धातु आयन की दो प्रकार की संयोजकता होगी। अब देखते हैं प्राथमिक संयोजकता क्या है। तो जो प्राथमिक संयोजकता है वो क्या है? ये पहले पॉइंट के अंतर्गत ही आएगा। प्राथमिक संयोजकता, यह संयोजकता केंद्रीय धातु आयन की ऑक्सीकरण संख्या के बराबर होती है। जो प्राथमिक संयोजकता होती है वो किसके बराबर होती है? केंद्रीय धातु आयन की ऑक्सीकरण संख्या के बराबर होती है। यह अधिशात्मक या आयनिक होती है। कैसी होगी? यह आयनिक होगी ना। और यह संयोजकता ऋणात्मक आयनों से संतुष्ट होती है। जैसे कि उदाहरण में दिए है CONH3 में जो कोबाल्ट है, कोबाल्ट की प्राथमिक संयोजकता कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी, क्योंकि जटिल आयन CONH3 की 3 आयनिक बंध बना सकते हैं।
ठीक। तो हमने देखा जो प्राथमिक संयोजकता होती है वो क्या होती है, जो प्राथमिक संयोजकता होती है वो केंद्रीय धातु आयन की ऑक्सीकरण संख्या के बराबर होगी और वो कैसी होगी, ऋणात्मक संयोजकता के द्वारा, ऋणात्मक आयनों के द्वारा वो संतुष्ट होगी। ठीक। और जो प्राथमिक संयोजकता होती है उसको हम लोग टूटी हुई रेखा से दर्शाते हैं। देखते हैं, प्राथमिक संयोजकता जो होती है केंद्रीय धातु आयन की ऑक्सीकरण संख्या के बराबर होती है ना। CO है, NH3 है, 6 है और क्या है, Cl3 है। तो यहाँ पे जो केंद्रीय धातु आयन है उसकी दो संयोजकता, जिसमें से जो प्राथमिक संयोजकता है उसे हम लोग केंद्रीय धातु आयन की ऑक्सीकरण संख्या के बराबर है ऐसा मानते हैं। मान लेते हैं यहाँ पे आपका COCl3 दिया है ना। COCl3 दिया है, इसका मतलब क्या है, क्लोरीन में जो है -1 चार्ज दर्शाता है, एक क्लोरीन, तो 3 क्लोरीन है तो यहाँ पे 3 माइनस आ जाएंगे और यहाँ पे 3 माइनस है तो इसको संतुलित करने के लिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, +3 आ जाएगा। जिस तरीके से NaCl में होता है, क्लोरीन में क्या होता है, -1 चार्ज दर्शाता है एक क्लोरीन, है ना। तो उसी तरीके से इसको संतुलित करने के लिए इसमें कौन सा चार्ज आता है, -1। तो जो Na है उसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी है, +1 हो गई। यहाँ पे जो कोबाल्ट है उसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी हो गई, +3। उसी तरह से यहाँ पे जो कोबाल्ट है, क्लोरीन देखो यहाँ पे क्लोरीन है, एक क्लोरीन के लिए -1 आता है तो 3 क्लोरीन के लिए -3 आएगा। अब इस माइनस चार्ज को संतुलित करने के लिए ये तो लिगेंड हो गया आपका और ये है केंद्रीय धातु आयन, है ना। तो ये लिगेंड है जिसमें -3 आ गया है, इसको संतुलित करने के लिए कोबाल्ट में +3 आ जाएगा, है ना। तो ये यहाँ पे जो केंद्रीय धातु आयन है उसकी जो प्राथमिक संयोजकता है वो किसके बराबर है, ऑक्सीकरण संख्या के बराबर। किसके ऑक्सीकरण, कोबाल्ट के ऑक्सीकरण, मतलब केंद्रीय धातु आयन के ऑक्सीकरण संख्या के बराबर है। ठीक। और इस जो प्राथमिक संयोजकता है उसको किस रूप में दर्शाते हैं हम लोग, टूटी हुई रेखा से। किस रूप में दर्शाते हैं, टूटी हुई रेखा के रूप में। जैसे कि मान लेते हैं कोबाल्ट की प्राथमिक संयोजकता कितनी मिली है, 3 मिली है, तो यहाँ पे हम लोग 3 टूटी हुई रेखा दर्शाएंगे। ठीक, इस तरीके से 3 टूटी हुई रेखा दर्शाएंगे, है ना। अब यहाँ पे ये बताया गया है कि जो आपकी प्राथमिक संयोजकता होती है वो किसके द्वारा संतुष्ट होती है, वो ऋणायन के द्वारा संतुष्ट होती है। यहाँ पे कोबाल्ट है, हमें पता है कोबाल्ट में कोबाल्ट जो है +3 ऑक्सीकरण संख्या दर्शा रहा है, +3। तो ये तो प्लस वाली चिन्ह, ये हो गई प्लस वाली चिन्ह। अब इसको संतुलित करने के लिए, इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे माइनस वाला चिन्ह आना चाहिए, जैसे कि क्लोरीन आ गया, है ना। यहाँ पे इसमें 3+ चार्ज है और क्लोरीन में -1 चार्ज है। तो इसी चिन्ह को, मतलब इसी रेखा को संतुलित करने के लिए, ये रेखा कैसी है, प्लस वाली है, तो प्लस वाली को संतुलित करने के लिए माइनस वाली आएगी तभी तो बनेगी ना। तो ये क्या है, 3+ है और 3- है, तो ये क्या हो गया है, 3+ 3- एक दूसरा कैंसिल कर देंगे और एक दूसरे और क्या हो जाएंगे, वो बैलेंस हो जाएंगे। ठीक। तो यहाँ पे हमने देखा प्राथमिक संयोजकता के बारे में। प्राथमिक संयोजकता जो होती है, मतलब प्राथमिक जो केंद्रीय धातु आयन की होती है उसकी प्राथमिक संयोजकता जो होती है केंद्रीय धातु आयन की ऑक्सीकरण संख्या के बराबर होती है। और ये जो प्राथमिक संयोजकता होती है उसे टूटी हुई रेखा के द्वारा हम लोग दर्शाते हैं। और ये जो प्राथमिक संयोजकता होती है ऋणात्मक आयन के द्वारा क्या होती है, बैलेंस होती है, संतुलित होती है। प्लस वाला है तो उसको बैलेंस करने के लिए माइनस वाला आएगा तभी तो बनेगा ना। तो इस तरीके से ये हो गई प्राथमिक संयोजकता। उसके बाद है आपकी द्वितीयक संयोजकता। उसके बाद क्या है, द्वितीयक संयोजकता। तो देखो द्वितीयक संयोजकता में क्या है, उसी उदाहरण को लेकर चलते हैं। ठीक। तो यहाँ पे देखिए आप लोग, प्राथमिक संयोजकता तो हो गई उसकी जो उसकी ऑक्सीकरण संख्या हो सकती है, मतलब ऑक्सीकरण संख्या के बराबर होगी। द्वितीयक संयोजकता ये है कि जो केंद्रीय धातु आयन है वो लिगेंड से जुड़ा हुआ है, वो है केंद्रीय धातु आयन और जो लिगेंड होते हैं वो आपस में जो बंध बनाते हैं, है ना, वो क्या हो जाएगी आपकी द्वितीयक संयोजकता। जैसे कि यहाँ पे NH3 है, NH3 है, NH3 है और क्या है, NH3 है। यहाँ पे 6 टाइम है तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पर भी NH3 डाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 4 ना होकर के कितने हैं, 4 है।
ठीक, तो यहाँ पे ये बताया जाएगा कि जो द्वितीयक संयोजकता होती है वो क्या क्या कौन सी होती है। जो आपका केंद्रीय धातु आयन है वो लिगेंड से जितने उपसंयोजी बंध से जुड़ा रहेगा वही आपकी क्या है, द्वितीयक संयोजकता है। मतलब एक तरीके से द्वितीयक संयोजकता जो है आपकी उपसंयोजी संख्या है या फिर उपसंयोजी बंध को दर्शाएगी। ठीक, केंद्रीय धातु आयन जो है जितने लिगेंडों से जुड़ा हुआ है, कितने लिगेंडों से 6, तो यहाँ पे आपकी द्वितीयक संयोजकता कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। केंद्रीय धातु आयन जितने लिगेंडों से जुड़ा हुआ है वही आपकी उपसंयोजी संख्या कहलाएगी, द्वितीयक संयोजकता कहलाएगी। द्वितीयक संयोजकता जो होती है उपसंयोजी संयोजकता के बराबर होती है। तो और क्या है यहाँ पे, जो आपकी द्वितीयक संयोजकता है वो केंद्रीय धातु आयन की उपसंयोजी संख्या वो उपसंयोजी संख्या के बराबर होती है। जैसे कि यहाँ पे कोबाल्ट NH3 से जुड़ा है, कितने NH3 से, 6 NH3 से, तो ये आपकी उपसंयोजी संख्या, ये आपकी द्वितीयक संयोजकता हो जाएगी। ठीक, द्वितीयक संयोजकता के बारे में देखें तो ये आपकी जो द्वितीयक संयोजकता होती है वो या तो ऋणायन के द्वारा संतुलित होती है या फिर उदासीन अणु के द्वारा। ठीक, जो आपकी उपसंयोजी संख्या होती है वो कौन कौन से आयन के द्वारा, ऋण आयन के द्वारा संतुलित होती है और उदासीन अणु के द्वारा संतुलित होती है और कभी कभी धन आयन के द्वारा भी संतुलित होती है। तो ऋण आयन के बारे में तो हमने देखा, जैसे कि क्लोरीन आ गया था, है ना, तो क्लोरीन एक तो ऋण आयन है। उसी तरह से धन आयन कौन सा है आपका, ये NH3 क्या है, धन आयन है। और उदासीन अणु क्या है, H2O, NO, ये सभी क्या है आपके उदासीन अणु। तो जो आपकी द्वितीयक संयोजकता होती है वो ऋण आयन के द्वारा संतुलित हो सकती है, धन आयन के द्वारा संतुलित हो सकती है, कभी कभी के केस में धन आयन के द्वारा संतुलित होती है और या फिर उदासीन अणु के द्वारा संतुलित होती है। तो प्राथमिक संयोजकता के बारे में हमने देखा, प्राथमिक संयोजकता कैसी होती है, अदिशात्मक होती है। लेकिन जो आपकी द्वितीयक संयोजकता है वो कैसी होती है, दिशात्मक होती है। वो कैसी होती है, दिशात्मक होती है। वो एक निश्चित शेप को क्या करेगी, दर्शाएगी। निश्चित शेप को क्या करेगी, वो दर्शाएगी। ठीक, यहाँ पे ऐसे आ सकता है। प्राथमिक संयोजकता अधिशात्मक होती है लेकिन द्वितीयक संयोजकता कैसी होती है, दिशात्मक होती है। उसका एक निश्चित स्ट्रक्चर होगा। ठीक, और जो द्वितीयक संयोजकता होती है उसको ठोस रेखा के द्वारा दर्शाते हैं। प्राथमिक संयोजकता को हम लोग टूटी हुई रेखा के द्वारा दर्शाते हैं लेकिन द्वितीयक संयोजकता को इस तरीके से ठोस रेखा के द्वारा दर्शाएंगे। ठीक, उसके बाद है आपका दूसरा पॉइंट। तो ऋणात्मक लिगेंड की द्वैत प्रकृति होती है। ऋणायन बहुधा प्राथमिक और द्वितीयक दोनों संयोजकता को संतुष्ट करते हैं। इससे पहले हमने देखा कि जो प्राथमिक संयोजकता होती है वो ऋणायन के द्वारा संतुलित की जाती है। जो द्वितीयक संयोजकता होती है वो भी ऋणायन के द्वारा और उदासीन अणु के द्वारा और कभी कभी धन आयन के द्वारा संतुलित की जाती है, ऐसा हमने देखा। तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि जो आपका ऋण आयन है वो दोनों प्रकार की संयोजकता को, चाहे वो प्राथमिक संयोजकता हो चाहे द्वितीयक संयोजकता हो, दोनों प्रकार की संयोजकता को क्या करती है, संतुष्ट करती है। दोनों प्रकार की संयोजकता को बैलेंस करती है। तीसरा पॉइंट है आपके जटिल लवण की ज्यामिति। ठीक, तो द्वितीयक संयोजकता के दिशात्मक गुण के कारण अभी हमने देखा प्राथमिक संयोजकता अधिशात्मक होती है लेकिन जो द्वितीयक संयोजकता होती है वो कैसी होती है, दिशात्मक होती है। तो द्वितीयक संयोजकता के दिशात्मक गुण के कारण ये त्रिविम में निश्चित दिशाओं में स्थिर रहती है, अर्थात इनकी निश्चित क्या होती है, व्यवस्था होती है। जैसे कि CONH3 अष्टफलकीय होता है। CONH3 क्या है आपका, अष्टफलकीय होता है। इनकी समन्वय संख्या कितनी है, यहाँ पे देखो कितने बंध से जुड़ा है, कितने लिगेंड से, 6 लिगेंड से। तो यहाँ पे उपसंयोजी संख्या कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। ठीक, उपसंयोजी संख्या मतलब यहाँ पे समन्वय संख्या, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो जाएगी। तो जटिल यौगिकों का आकार अष्टफलकीय तथा 4 समन्वय संख्या वाले यौगिकों का आकार या तो वर्ग समतलीय या चतुष्फलकीय होगा। अगर ज्यामिति को देखें, अगर उनकी समन्वय संख्या 6 है तो उनका आकार कैसा होगा, अष्टफलकीय होगा। अगर उनकी समन्वय संख्या 4 है तो उनका आकार कैसा होगा, वर्ग समतलीय या फिर चतुष्फलकीय। ठीक, तो देखते हैं इसे। यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 6 है
तो वहाँ पे किस तरीके से संरचना बनेगी, जैसे कि बीच में कोबाल्ट आ गया, NH3 NH3 NH3, इधर एक NH3, इधर एक, और क्या है यहाँ पे, तीन क्लोरीन है। ठीक, देखिए यहाँ पे 3 क्लोरीन है, तो यहाँ पे प्राथमिक संयोजकता कितनी बनेगी, 3 होगी, है ना। बीच से एक और निकाल देते हैं, यहाँ पे NH3 NH3 NH3, यहाँ पर भी NH3 NH3 और NH3। तो यहाँ पे जो स्ट्रक्चर बनती है वो कैसी बनती है, अष्टफलकीय बनती है। कैसी बनती है, अष्टफलकीय। ठीक, मतलब यहाँ पे जो स्ट्रक्चर बनता है कुछ इस तरीके से बनता है, इस तरीके से बनता है ना। तो ऊपर हो गया, नीचे हो गया और इधर चारों तरफ हो गया, तो ये संरचना जो दिखने में कैसी होती है, अष्टफलकीय होती है। ठीक, तो अगर कोऑर्डिनेशन नंबर आपका 6 है तो वहाँ पे जो संरचना बनेगी वो कैसी होगी, अष्टफलकीय। ठीक, मान लेते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर आपका क्या है, 4 है, जैसे कि NH3 4 हो गया है ना। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 4 है। तो किस तरीके से संरचना बनेगी, इस तरीके से NH3 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 NH3, किस तरीके से संरचना बनेगी यहाँ पे, चतुष्फलकीय या फिर वर्ग समतलीय। यहाँ पे जो संरचना है वो कौन सी है, वर्ग समतलीय है। कैसे संरचना, वर्ग समतलीय। और ये संरचना आपकी चतुष्फलकीय भी बन सकती है, जैसे कि कोबाल्ट हो गया, है ना, ऊपर में एक NH3, नीचे में एक NH3, यहाँ पर एक NH3 और यहाँ एक NH3। तो यहाँ पे संरचना थोड़ा इधर रहता है, ये ऐसे करके। ठीक तो अगर कोऑर्डिनेशन नंबर आपका 4 है, समन्वय संख्या 4 है, तो वहाँ पे वहाँ पे चतुष्फलकीय संरचना बन सकती है और वर्ग समतलीय संरचना बन सकती है। ठीक, तो जो आपकी द्वितीयक संयोजकता है, ये आपकी द्वितीयक संयोजकता है, वो ही आपकी दिशात्मक होती है, वही आपकी संरचना को दर्शाती है। ठीक, और अगला पॉइंट है आपका, प्राथमिक संयोजकता को समांतर बिंदुकित रेखाओं के द्वारा या फिर टूटी हुई रेखाओं के द्वारा तथा द्वितीयक संयोजकता को ठोस रेखाओं द्वारा प्रदर्शित करते हैं। इसके बारे में हमने पहले ही देख लिया है। जो आपकी प्राथमिक संयोजकता होगी उसे इस टूटी हुई रेखा से या फिर इस बिंदुकित रेखा से दर्शाएंगे, है ना। और जो आपकी द्वितीयक संयोजकता है उसको ठोस रेखा से दर्शाएंगे, जैसे कि यहाँ पे हमने NH3 में दर्शाया है, ये एक ठोस रेखा है, ये आपकी द्वितीयक संयोजकता है। और मान लेते हैं यहाँ पे एक ऐसे करके हम लोग बना रहे हैं HCl करके, तो वो क्या हो जाएगी, आपकी प्राथमिक संयोजकता हो जाएगी। इसको हम लोग टूटी हुई रेखा से दर्शाते हैं। ठीक, तो इस तरह से वर्नर थ्योरी के बारे में हमने यहाँ पे देखा है। सबसे पहले देखा हमने कि जो आपका संकुल है, उसमें जो आपका केंद्रीय धातु आयन होता है वो 2 प्रकार की संयोजकता दर्शाता है, एक तो प्राथमिक संयोजकता और दूसरा द्वितीयक संयोजकता। प्राथमिक संयोजकता जो होती है केंद्रीय धातु आयन की आक्षेपण संख्या के बराबर होती है, और जो द्वितीयक संयोजकता होती है वो क्या उपसंयोजी संख्या के बराबर होती है। प्राथमिक संयोजकता को टूटी हुई रेखा से दर्शाते हैं जो अदिशात्मक होती है, लेकिन द्वितीयक संयोजकता को इस ठोस रेखा से दर्शाते हैं, वो कैसी होती है, दिशात्मक होती है। अब दूसरे पॉइंट में हमने देखा, हाँ यहाँ पे एक और चीज़ छूटा है, जो प्राथमिक संयोजकता होती है वो ऋण आयन के द्वारा संतुष्ट होती है, बैलेंस होती है, और जो द्वितीयक संयोजकता होती है वो ऋण आयन के द्वारा, उदासीन अणु के द्वारा और कभी कभी धन आयन के द्वारा संतुष्ट होती है। और दूसरा पॉइंट में हमने और देखा कि जो ऋण आयन होता है, जो ऋण आयन है वो द्वितीयक संयोजकता को भी और प्राथमिक संयोजकता दोनों संयोजकता को संतुष्ट करता है। ठीक, अगर जटिल अणु में ठीक, इस जटिल अणु में द्वितीयक संयोजकता की बात करें तो जो आपकी द्वितीयक संयोजकता होगी वही क्या करेगी, जो आपकी द्वितीयक संयोजकता होगी वही आपकी निश्चित ज्यामिति और निश्चित व्यवस्था, निश्चित स्ट्रक्चर को बताएगी, जैसे कि यहाँ पे स्ट्रक्चर को बता रही है द्वितीयक संयोजकता। और हमने देखा
द्वितीयक संयोजकता को ठोस रेखा के द्वारा, प्राथमिक संयोजकता को टूटी हुई रेखा के द्वारा दर्शाते हैं। तो ये हो गया आपका वर्नर थ्योरी, और इस वर्नर थ्योरी में कुछ कमी भी थी जिसके बारे में हम लोग देखेंगे। साथ में यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देना, जो वर्नर थ्योरी है वो स्ट्रक्चर के माध्यम से उसके प्रकाशिक गुणों को भी दर्शाती है। मतलब जो आपकी संकुल है उसमें वर्नर थ्योरी ये भी बता सकती है, मतलब वर्नर थ्योरी ये भी बताती है कि वो कौन से रंग का होगा, नारंगी होगा, लाल होगा, पीला होगा। ठीक, तो ये तो इम्पॉर्टेंट नहीं है, इसीलिए इसके पोस्टुलेट में इसको रखा नहीं गया है। ठीक, तो अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे वर्नर थ्योरी की कमी कौन कौन सी थी। तो देखिए, वर्नर के सिद्धांत की कमी। वर्नर सिद्धांत की सहायता से संकुल यौगिक के अणुसंख्यक गुण तथा उसकी चालकता की व्याख्या की जा सकती है। उसमें कंडक्टेंस, उसकी चालकता कितनी है, उसमें अणुसंख्यक गुणधर्म कौन कौन से हैं, इनकी व्याख्या अणुसंख्यक गुण कौन कौन से हैं उसके बारे में हम लोग बता सकते हैं। पहली कमी है, केवल कुछ ही तत्वों में उपसंयोजी यौगिक बनाने का विशिष्ट गुण होता है। वर्नर सिद्धांत के द्वारा ये नहीं बताया गया कि सभी यौगिक क्यों उपसंयोजी यौगिक नहीं बनाते हैं, क्यों नहीं बना पाते हैं। केवल कुछ यौगिक ही उपसंयोजी यौगिक बना लेते हैं, जैसे कि कोबाल्ट हो गया, फेरस हो गया, प्लेटिनम हो गया, है ना। ये यौगिक ही, कुछ विशेष यौगिक ही क्या करते हैं, उपसंयोजी यौगिक बनाते हैं। सभी यौगिक इस तरीके से संकुल, सभी जो तत्व है इस तरीके से संकुल नहीं बना पाते हैं, तो इसके बारे में इन्होंने नहीं बताया। दूसरा है, उपसंयोजी यौगिक में उपस्थित बंधों में दिशात्मक गुण क्यों पाए जाते हैं। जो आपकी द्वितीयक संयोजकता होती है, उपसंयोजी यौगिक में जो आपकी द्वितीयक संयोजकता होती है ना, मतलब केंद्रीय धातु आयन को जब लिगेंड घेरे रहते हैं या फिर जब लिगेंड केंद्रीय धातु आयन को इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान करते हैं तो वहाँ पे द्वितीयक संयोजकता स्थापित होती है। तो ये द्वितीयक संयोजकता जो होती है दिशात्मक क्यों होती है, उसकी एक निश्चित संरचना क्यों होती है। ठीक, तो क्यों वो निश्चित संरचना बताती है, इसके बारे में इन्होंने, मतलब वर्नर ने इनके बारे में कोई थ्योरी या फिर किसी प्रकार की स्पष्टीकरण नहीं दिया था। आगे है आपका, जो उपसंयोजी यौगिक में विशिष्ट चुंबकीय गुण तथा ध्रुवण गुण, मतलब प्रकाशीय समयता क्यों पाई जाती है, इसके बारे में नहीं बताया गया है। चौथा है, द्वितीयक संयोजकताएं यौगिक की ज्यामिति कैसे निर्धारित करती है, उसका निश्चित एक ज्योमेट्री कैसे निर्धारित कर सकती है कि हाँ इसकी ज्योमेट्री ये होगी, इसकी ये होगी, वो कैसे बताती है, इसके बारे में वर्नर की थ्योरी में नहीं बताया गया है। तो वर्नर सिद्धांत की कुछ कमी है यह इसमें ये नहीं बताया गया है कि कुछ तत्व ही उपसंयोजी यौगिक क्यों बनाते हैं। इस थ्योरी में ये नहीं बताया गया है कि जो द्वितीयक संयोजकता होती है वो दिशात्मक क्यों होती है। इस थ्योरी में ये नहीं बताया गया है कि द्वितीयक संयोजकता की ज्यामिति निर्धारित किस आधार पर होती है, किस तरीके से उसको निर्धारित करते हैं कि इसकी संरचना अष्टफल की होगी, इसकी जो होगी वर्ग समतली होगी, है ना। और है, उपसंयोजी यौगिक में विशिष्ट चुंबकीय गुण होता है, ध्रुवण गुण होता है, मतलब प्रकाशिक समवेता होती है, ये क्यों पाई जाती है इसके बारे में नहीं बताया गया है। तो ये थी आपकी वर्नर सिद्धांत की कमी। अब आगे देखते हैं वर्नर सिद्धांत की इलेक्ट्रॉनिक व्याख्या। ठीक, तो सिज्विक एवं लॉरी ने सन 1923 में संयोजकता की इलेक्ट्रॉनिक संकल्पना के आधार पर वर्नर के सिद्धांत की व्याख्या प्रस्तुत की। जो वर्नर ने जो थ्योरी प्रस्तुत की थी उसमें सिज्विक एवं लॉरी ने कुछ और व्याख्या प्रस्तुत की। उसके लिए उन्होंने एक नवीन पद का सुझाव दिया जिसे प्रभावी परमाणु संख्या संकल्पना कहते हैं। इन्होंने जो सुझाव दिया उसे प्रभावी परमाणु संख्या संकल्पना, शॉर्ट में EAN कहते हैं। ठीक, सिज्विक द्वारा प्रस्तुत प्रभावी परमाणु संख्या का नियम जो है अक्रिय गैस विन्यास भी कहते हैं। सिज्विक द्वारा प्रस्तुत प्रभावी परमाणु संख्या नियम को अक्रिय गैस नियम भी कहते हैं। इन्होंने जो प्रभावी परमाणु संख्या का जो संकल्पना जो नियम प्रस्तुत किया था उसको अक्रिय गैस नियम भी कहेंगे। सिज्विक के अनुसार किसी संकुल के बनने में इस तरीके से संकुल बनने में, उपसंयोजी यौगिक के बनने में लिगेंड के द्वारा इलेक्ट्रॉन युग्म किसको दिया जाता है, केंद्रीय धातु आयन को, है ना। इस तरीके से संकुल के बनने में लिगेंड द्वारा इलेक्ट्रॉन युग्म केंद्रीय धातु आयन को प्रदान किया जाता है ना। इस प्रदान करने के पश्चात जो केंद्रीय धातु आयन है उसमें उपस्थित सभी इलेक्ट्रॉन की संख्या को प्रभावी परमाणु संख्या कहते हैं। सिज्विक और लॉरी ने बताया कि जो संकुल बनता है उसमें लिगेंड जो होता है केंद्रीय धातु आयन को इलेक्ट्रॉन युग्म देता है
है ना। इस इलेक्ट्रॉन युग्म के देने के पश्चात जो केंद्रीय धातु आयन है उसमें उपस्थित सभी इलेक्ट्रॉन की संख्या को, उसमें जितना इलेक्ट्रॉन उपस्थित है उसी संख्या को हम लोग प्रभावी परमाणु संख्या कहते हैं। अंत में उन्होंने ये बताया कि जब हम लोग लिगेंड जो होता है केंद्रीय धातु आयन को इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान कर देता है, उसके पश्चात अगर जो सेंट्रल एटम है उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखें तो उसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो अक्रिय गैस के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बराबर होता है। या फिर यूँ कहे केंद्रीय धातु आयन जो होता है लिगेंड के द्वारा इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करने के पश्चात जो केंद्रीय धातु आयन की परमाणु क्रमांक को देखें तो उसका जो परमाणु क्रमांक होता है वो अक्रिय गैस के परमाणु क्रमांक के बराबर होता है। जैसा उदाहरण में है CONH3 6 में कोबाल्ट जो है 3 आयन की प्रभावी परमाणु संख्या की गणना निम्नानुसार की जा सकती है। कोबाल्ट में अगर प्रभावी परमाणु संख्या की गणना करें तो हम लोग इस तरीके से कर सकते हैं। कोबाल्ट जो है 3+ चार्ज रखा है ना। तो आयन में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, यहाँ पे 3+ है ना। अब यहाँ पे देखो कोबाल्ट का परमाणु क्रमांक होता है 27 और यहाँ पे 3+ चार्ज है, प्लस चार्ज है, इसका मतलब हम लोग इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे तो 27 में 3 को घटाएंगे तो 24 आ जाएगा। उसके पश्चात यहाँ पे क्या है NH3 जो है कितना है 6 है। NH3 अणु द्वारा कोबाल्ट को दिए गए इलेक्ट्रॉन की संख्या एक NH3 क्या है 2 इलेक्ट्रॉन युग्म देगा, एक इलेक्ट्रॉन युग्म मतलब 2 इलेक्ट्रॉन देगा। एक NH3 2 इलेक्ट्रॉन देगा कोबाल्ट को, तो 6 NH3 है, टोटल 12 इलेक्ट्रॉन देंगे कोबाल्ट को। जैसा कि 6 NH3 के लिए 2 × 6 लिखा गया है क्योंकि एक NH3 2 इलेक्ट्रॉन को दे रहा है, इस कारण इसका जो इलेक्ट्रॉन की संख्या हो जाएगी 12 आ जाएगी क्योंकि टोटल 6 NH3 है ना, तो 12 आ गई। उसके बाद जब हम लोग अब देखेंगे गणना करेंगे कि कोबाल्ट में अब कितने इलेक्ट्रॉन बचे हैं, तो गणना करेंगे तो यहाँ पे आएगा हमारा 36। हमें पता है 36 जो है क्रिप्टॉन का परमाणु क्रमांक है ना। तो यहाँ पे जो कोबाल्ट का परमाणु क्रमांक आया है वो एक अक्रिय गैस कौन सी अक्रिय गैस क्रिप्टॉन के अक्रिय गैस के परमाणु क्रमांक के बराबर आया है। तो इस तरीके से यहाँ पे यही बताया गया है कि यहाँ पे जो लिगेंड से इलेक्ट्रॉन लेने के पश्चात जो कोबाल्ट में इलेक्ट्रॉन की संख्या है वो आपकी प्रभावी परमाणु संख्या कहलाएगी। ठीक, यहाँ पे पता चल गया जो लिगेंड होते हैं अपना इलेक्ट्रॉन युग्म केंद्रीय धातु आयन को देते हैं, तो केंद्रीय धातु आयन जैसे ही इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेंगे उसकी परमाणु क्रमांक को अगर देखें हम लोग ध्यान से तो उसका परमाणु क्रमांक अक्रिय गैस के परमाणु क्रमांक के बराबर होता है। तो ये इस सिद्ध करता है कि वो एक प्रभावी परमाणु संख्या को दर्शाता है। ठीक, और देखें जिन संकुल में जो आपका केंद्रीय धातु आयन है वो प्रभावी परमाणु संख्या दर्शा रहा है, जिन संकुल में जो केंद्रीय धातु आयन है वो क्या है लिगेंड से इलेक्ट्रॉन लेने के पश्चात इस अक्रिय गैस जैसा परमाणु क्रमांक शो कर रहा है, तो वो संकुल आपका स्थायी होगा ना। वो आपका संकुल कैसा होगा, स्थायी होगा या फिर स्थायी संकुल कहलाएगा। ठीक, यहाँ पे जो इस तरीके से हमने देखा यहाँ पे 36 आ रहा था जो एक क्रिप्टॉन का परमाणु क्रमांक होता है, तो यहाँ पे जो आपका यौगिक बना है जो संकुल बना है वो स्थायी होगा, स्थायी संकुल कहलाएगा या फिर स्थायी यौगिक कहलाएगा। ठीक,